नमस्कार साथियों, study.com में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुनहरा अवसर। आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की और सफलता पा सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा, आपकी मेहनत रहेगी और भगवान ने चाहा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, अपेक्षित है आपसे ये कार्य कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कर सकें, ताकि आपके द्वारा हमें प्रोत्साहन मिले और हमें और आगे काम करने की प्रेरणा मिले। चलिए छात्रों, आज हम पढ़ते हैं जिस विषय के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे किस बात का? भारतीय संविधान का। किसका अध्ययन करेंगे? भारतीय संविधान का। देखिए, भारतीय संविधान जो है, ऐसी कोई शायद ही कोई प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि भारतीय संविधान है। संविधान अर्थात अपने देश के सभी कानून जो हैं वो सब इसमें है। उनका ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं और जो भारत देश है हमारा, उसका कानून जो है हमारे संविधान के अनुसार चलता है। तो हम पहले भारतीय संविधान को देखने से पहले ये चीज़ देखते हैं कि ये संविधान क्या होता है, क्योंकि बेसिक इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या चीज़ संविधान होता है, उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, कि संविधान, भारतीय संविधान के अध्ययन से पहले उस चीज़ का अध्ययन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे सामने 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न क्या आता है कि संविधान क्या होता है? क्या है संविधान? क्या संरचना होती है संविधान की? क्या रूप होता है संविधान का? क्या होता है संविधान? और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो होता है क्यों। क्यों से तात्पर्य है आवश्यकता, अर्थात ये जो संविधान है इसकी हमें आवश्यकता क्या पड़ती है, क्या ज़रूरत है संविधान की, जिसके लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। और अगला है कि संविधान क्या कार्य करता है, या फिर संविधान का कार्य को अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो संविधान का रूप क्या होता है, किस प्रकार का संविधान होता है। ये अपने पास 3 प्रश्न आते हैं संविधान को समझने से पहले। तो पहला इसमें है संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, किसके शाब्दिक अर्थ की? संविधान के। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है सर्वोच्च विधान। क्या है? सर्वोच्च विधान। संविधान से तात्पर्य है किसी भी देश का सर्वोच्च विधान, और विधान यानी क्या होता है? कानून। अर्थात किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून है, अर्थात इतना सर्वोच्च के उस राज्य के या उस देश के जो शासनाध्यक्ष हैं, जो शासन चलाते हैं, वो तक इस कानून से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार का कानून जो सर्वोच्च होता है देश में, उसे क्या कहते हैं साहब? संविधान कहते हैं। जैसे कि हम भारत का उदाहरण लें, तो भारत के संविधान में जो है सभी प्रकार का वर्णन है कि हमारे प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार होगा, हमारे राष्ट्रपति का चयन किस प्रकार होगा, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार चुने जाएंगे, सभी उसमें बात है। सारी शक्तियाँ कि विधायिका की क्या शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, न्यायपालिका किस रूप में हमारे देश में है, वो सभी वर्णन जो है संविधान के अंतर्गत है, और उसी के अनुसार जो है हमारा कानून चलता है। देखिए, संविधान अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो, क्योंकि भारत में क्या है दोस्तों? विधि का शासन है। विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ। हमारा शासन जो होता है वो विधि के अनुसार चलता है, कि विधि निर्धारित है उसके अनुसार ही शासन चलता है। इसलिए संविधान की जो भूमिका है वो हमारे देश में बहुत अधिक है। हम अगली चीज़ देखते हैं। हमने देखा कि संविधान क्या होता है, और अगली चीज़ है भाई संविधान क्यों है, क्या आवश्यकता है, कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्या क्यों ज़रूरी है संविधान को बनाना। एक जटिल चीज़ है,
नियमावली होती है पूरी, तो क्या आवश्यकता पड़ती है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्राचीन अवस्था में, जब मनुष्य एकांकी जीवन व्यतीत करता था। जब मनुष्य एकांकी जीवन व्यतीत करता था तो मनुष्य को लगा अगर मैं 1 से 2 हो जाऊं तो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी और मेरा विकास भी आसानी से हो सकेगा। तो मनुष्य एकांकी जीवन के बाद किसका निर्माण करता है? परिवार का। परिवार के बाद उसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो परिवार से आगे चलकर मनुष्य किसका निर्माण करता है? समाज का। और जब इस समाज में भी सुरक्षा और समृद्धि की आवश्यकता होती है तो उसे महसूस होता है कि हम कई समाजों का संगठन करके एक राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर किसका निर्माण होता है? राज्य का। इस प्रकार ये क्रमिक प्रक्रिया है, इस प्रकार चलती है और राज्य का निर्माण होता है। जब राज्य का निर्माण हमारे यहाँ हो जाता है तो राज्य को चलाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है जो सबसे ऊपर हो उस राज्य में। तो इस राज्य को चलाने के लिए जो शक्ति होती है वो कौन सी होती है? सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति। इस सर्वोच्च शक्ति को ये सभी लोग जो होते हैं, जो समाजों में होते हैं, वो अपने अधिकार देते हैं कि आप हमारे अधिकार लीजिए और हमें उसके बदले में सुरक्षा दीजिए, हमें नियम दीजिए जिनके सहायता से हम रह सके, जीवन यापन कर सके, सुरक्षा मिले और समृद्धि हो हमारी। लेकिन जब इस सर्वोच्च शक्ति के पास ही सारे अधिकार आ जाते हैं तो इसके मन में जो है वो लालच आ जाता है और ये किस प्रकार की हो जाती है? निरंकुश। निरंकुश हो जाती है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं होता। और ये इन्हीं मनुष्यों पर फिर इनके अधिकारों का हनन करती है, इनका शोषण करती है। तो इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक संविधान होगा, उस विधान के अनुसार, उस कानून के अनुसार ही यह सर्वोच्च शक्ति जो है वो कार्य करेगी। जब ये सर्वोच्च शक्ति किसी कानून के बेड़ियों में जकड़ी हुई रहती है, कानून के वातावरण से कैद ये रहती है, तो ये उसी के दायरे में रहकर काम करती है और ये निरंकुश व्यवहार नहीं कर पाती और समाज के भले के लिए ही कार्य करती है। जैसे कि भारत में जो है शासन की शक्तियाँ जो हैं एक तरह से कार्यपालिका के हाथ में होती हैं, तो वो कार्यपालिका और विधायिका जो है वो भी नियमों से बंधी हुई है। अगर विधायिका कोई कानून हमारे लिए बनाएगी तो वो कानून जो है वो संविधान के संगत ही होना चाहिए। संविधान की मूल भावना के आगे कोई भी कानून जो है वो भारत की विधायिका नहीं बना सकती। इस प्रकार जो बाकी कानून हैं उन्हें लागू करने के कार्यपालिका को जो शक्तियां दी हुई हैं वो भी संविधान में वर्णित है और उन शक्तियों का उपयोग किस प्रकार करना है यह बात भी संविधान में वर्णित है। तो इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो निरंकुश ना हो जाए और इन्हीं जो मनुष्य हैं इन पर अत्याचार ना करने लग जाए, इनके अधिकारों का हनन ना करने लग जाए। इसके लिए हमें संविधान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो संविधान होता है इसका रूप क्या होता है। संविधान का रूप क्या होता है? देखिए, संविधान जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम उनकी भौतिक स्थिति के बारे में बात करें, भाई दिखते कहते हैं, तो एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। लिखित संविधान कौन सा होता है? जिसे निश्चित स्थान, निश्चित समय व निश्चित व्यक्तियों के द्वारा, किनके द्वारा? इस निश्चित स्थान, निश्चित समय व निश्चित व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम उदाहरण ले भारत के संविधान का, तो निश्चित स्थान पर उसे बनाया गया संविधान सभा में, निश्चित समय में बनाया गया और निश्चित व्यक्ति जो चुनकर आए थे संविधान सभा में, उन व्यक्तियों के द्वारा भारत के संविधान को बनाया गया था, लिपिबद्ध किया गया था। इसलिए भारत का जो संविधान है मित्रों वो किस प्रकार का है? लिखित संविधान है। इसके बाद हम बात करें अलिखित संविधान की, तो इस प्रकार का जो संविधान होता है दोस्तों वो लिखित अवस्था में नहीं होता। लिखित अवस्था में नहीं होता।
तो फिर ये संविधान होता कैसा है? ये संविधान कालक्रम के आधार पर विकसित होता है। समय के साथ धीरे धीरे मान्यताएं जुड़ती जाती हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं और लोग उनका पालन करते हैं, और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर धीरे धीरे, उन्हीं रीति रिवाज के आधार पर एक संविधान का विकास हो जाता है। और इस प्रकार का संविधान कहाँ है दोस्तों? ब्रिटेन में। पर इस प्रकार के संविधान को हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, क्योंकि हमारी जो जनता है उसका इतना शिक्षित होना भी आवश्यक है कि वो मान्यताओं के आधार पर दी गई चीज़ों को भी मान सकें। तो अब आपको समझ में आ गई संविधान क्या होता है, संविधान क्यों होता है और संविधान किस रूप में हमें दिखाई देता है। अब देखिए संविधान जो है ये करता क्या है, संविधान जो है ये करता क्या है। तो देखिए संविधान जो है वो एक नैतिक स्थिति का निर्माण करता है साहब, नैतिक स्थिति का निर्माण करता है, नैतिक स्थिति का निर्माण करता है। वो इस प्रकार की स्थिति होती है कि जिसमें जो जनता होती है, जनता और शासक, जनता और शासक के मध्य जो है, जनता और शासक के मध्य जो है आदर्श वातावरण या फिर आदर्श वातावरण जिसमें निरंकुश प्रवृत्ति ना हो, शासक जो है वो जनता पर अत्याचार ना करे और उनकी भलाई के कार्य करे। क्या करता है? नैतिक स्थिति का जो है वो निर्माण करता है, जिसमें जनता और शासक के बीच आदर्श वातावरण मान लें या फिर सामंजस्य मान लें। तो अर्थात संविधान जो होता है ऐसी नैतिक स्थिति का निर्माण करता है, इसमें जनता और शासक के मध्य क्या होता है? सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे कि शासक जो है वो जनता पर अत्याचार न करे, निरंकुश प्रवृत्ति का ना हो जाए और नियमों में बंधकर ही कार्य करें। क्योंकि संविधान का जो मतलब होता है वो एक तरह से नियमों का समूह ही होता है, जिसके अनुसार हमारा देश का शासन या किसी भी देश का शासन चलता है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। देखिए मित्रों, संविधान जो है ये ऐसा तो है नहीं कि एक संविधान सभा बनी और उसने एकदम से उनके मन में ख्याल आए और उन्हें एक पुस्तक में लिखा और भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया। क्योंकि आप जानते हैं भारत में पहले किसका राज था? मुगलों का। मुगलों के बाद कौन आए थे साहब? अंग्रेज आए थे। तो मुगलों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन किया। तो अंग्रेजों ने शासन करने के साथ साथ क्या है मित्रों, कुछ एक्ट वगैरह लाए। तो इन एक्टों के माध्यम से जो चीज़ें भारतीय नागरिकों के लिए सही थी, उनमें से भारतीय जो अपने संविधान सभा का निर्माण हुआ, उन्होंने वो चीज़ें ली और धीरे धीरे जो है भारत का संविधान विकसित हुआ। अब हम भारत के संविधान जो है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, भारत के संविधान का एक तरह से इतिहास देखते हैं। क्या देखते हैं मित्रों? भारत के संविधान का इतिहास देखते हैं। देखिए मित्रों, भारत के संविधान का इतिहास जो है वो इतना ही पुराना है जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना। तो हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो भारत में आना किस प्रकार हुआ। तो 1600 ईस्वी में व्यापारियों का कुछ समूह जाता है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास और उनसे कहता है कि हमें व्यापार करने की अनुमति चाहिए दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देशों में। तो कौन किसके पास जाते हैं? ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास। तो ये महारानी एलिजाबेथ जो होती है वो एक चार्टर जारी करती है। क्या जारी करती है? एक चार्टर जारी करती है जिसमें 10 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान
कर दी जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, व्यापार करने के रूप में भारत में आती है। तो साहब 1600 ईस्वी के बाद जो है कंपनी का गठन होता है और वे भारत में आ जाती हैं। पर जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती है तो व्यापार करने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, व्यापार में सुरक्षा और व्यापार में चोरी ठगी ना हो, इसके आधार पर क्या धीरे धीरे सैनिक शक्ति रखना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे सैनिक शक्ति रखना शुरू करते हैं तो ये क्या है, टारगेट जिस क्षेत्र को करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि व्यापार करने आए थे और सबसे समृद्ध जो था क्षेत्र उस टाइम भारत का वो था बंगाल। बंगाल इतना समृद्ध क्षेत्र था कि उस समय के पूरे विश्व की जीडीपी का लगभग 8% अकेले बंगाल से प्रोड्यूस होता था। अब देखिए आप ये लोग क्या करते हैं, बंगाल में अपन बात करते हैं 1757 के समय या 1756 की बात करते हैं अपन पहले। 1756 में क्या होता है, बंगाल में बनता है सिराजू दौल्ला नाम का नवाब। जब ये बंगाल में नवाब बनता है तो उसी समय जब ये नवाब बनता है कलकत्ता में अंग्रेज़ क्या करते हैं, पोर्ट विलियम नाम का किला बना रहे होते हैं। किस नाम का, पोर्ट विलियम नाम का किला। अब देखिए पहले के ज़माने में क्या होता, जब किला जो होता था वो राजाओं के पास ही होता था। जब एक नवाब है बंगाल में, उसका खुद का किला है और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा किला बनाएगा जो कि अंग्रेज़ बना रहे थे, तो ये उसके स्वाभिमान को ठेस थी। एक तरह से उनके स्वाभिमान को ठेस लगी सिराजुद्दौला के, और उन्होंने अंग्रेज़ों को संदेश भिजवाया कि साहब आप तत्काल प्रभाव से इस पोर्ट विलियम किले के निर्माण को रुकवा दीजिए। पर अंग्रेज़ उनकी बात नहीं मानते तो ये सिराजुद्दौला जी हैं वो अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर देते हैं और इस किले का निर्माण जो है वो रुकवा देते हैं। इसके बाद अगली घटना क्या होती है, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे वो अंग्रेज़ों से काफ़ी क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य करने की कोशिश किस तरह की। तो उसके बाद एक और घटना हमारे सामने आती है, ब्लैक होल की घटना। कौन सी, ब्लैक होल की घटना। इसमें क्या करते हैं, लगभग ये छोटे से कमरे में 146 के करीब अंग्रेज़ों को शाम के वक्त सिराजुद्दौला जो जी है वो एक कमरे में बंद कर देते हैं और रात भर उन्हें वहीं बंद रखते हैं। और सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो लगभग 23 के आसपास आदमी ही जीवित बचते हैं, बाकी सभी जो हैं वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो अंग्रेज़ जो है इन दो हरकतों से, एक तो क्या पोर्ट विलियम किले का निर्माण रुकवाना और दूसरा ये जो ब्लैक होल की घटना थी, इससे काफ़ी जो है आक्रोश में थे, क्रोध में थे कि हमारे लोगों को मारा गया है। तो एक योजना बनाते हैं कि साहब किसी ना किसी तरह ये बंगाल का जो नवाब है इन्हें इनकी गद्दी से हटाना है, बंगाल के नवाब को गद्दी से हटाना है। तो वक्त आता है 1757 का। 1757 में दोस्तों एक युद्ध होता है, कौन सा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये युद्ध काफ़ी निर्णायक होता है। ये कैसे होता है, देखो कि अंग्रेज़ जो होते हैं वो पहले ही सिराजुद्दौला से काफ़ी नाराज़ होते हैं, तो वो षड्यंत्र रचते हैं कि साहब किसी न किसी तरह इसको गद्दी से हटाया जाए। पर हटाए कैसे हैं, क्योंकि शक्ति तो इनके पास कम थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, बंगाल काफ़ी शक्तिशाली क्षेत्र था, तो अच्छी खासी सेना उसके पास थी, शक्तिशाली राजा था। तो ये क्या करते हैं फिर, अंग्रेज़ जो हैं मीर जाफ़र नाम का सिराजुद्दौला का सेनापति होता है। कौन होता है, सिराजुद्दौला का सेनापति। उसके पास ऑफ़र लेके जाते हैं कि यदि आप अंग्रेज़ों का साथ देते हैं तो अंग्रेज़ जो हैं वो आपको क्या बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे साहब, बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इनके ऑफ़र में क्या है, मीर जाफ़र जी जो फंस जाते हैं और तैयार हो जाते हैं गद्दारी करने, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। तो साहब प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी का युद्ध दोस्तों कहते हैं कि सिर्फ नाम मात्र का ही युद्ध था। क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ जो आते हैं इनके पास मात्र कितनी सेना थी, लगभग
5,000। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास सेना कितनी थी? लगभग 50,000। लेकिन जब इनका युद्ध होता है तो इस युद्ध में ये मीर जाफ़र जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाता है और अपनी सेना जो होती है उसको लड़ने ही नहीं देता। और लड़ने नहीं देता, इसके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ 100 सैनिक जो हैं वो अंग्रेज़ से लड़ते हैं और सिराजुद्दौला जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और प्लासी का युद्ध कौन जीतता है? ये अंग्रेज़ जो होते हैं वो प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं। और ये समय कौन सा होता है? 1757 का। इसके बाद क्या होता है, देखो कि ये जो मीर जाफ़र होता है एक तरह से कठपुतली होता है अंग्रेज़ों की। कौन? मीर जाफ़र। तो इसके बाद मीर कासिम नाम का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि साहब देखो, मैं इस मीर जाफ़र से भी अच्छा कार्य आप लोगों के लिए करके दिखाऊंगा। कौन आता है? मीर कासिम नाम का व्यक्ति। ये मीर कासिम, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, इस मीर जाफ़र को हटाते हैं और इस मीर कासिम को नियुक्त कर देते हैं। मीर कासिम को नियुक्त कर देते हैं। पर ये मीर कासिम जो है एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने कई ऐसे काम करे जो अंग्रेज़ों को बाद में चुभे कि नहीं यार, ये अपना कद हमसे आगे बढ़ा रहा है। तो ये मीर कासिम को हटाकर वापस किसको नवाब बना देते हैं? मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है। तो ये मीर कासिम भागकर कहाँ आ जाता है दोस्तों? अवध। अवध किसके पास आता है? ये सुजाउद्दौला के पास। सुजाउद्दौला के पास। और इसी के साथ वहाँ कौन होता है? मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और इन दोनों से जाकर ये मीर कासिम कहता है कि तुम जागो, अंग्रेज़ तुम्हारी सत्ता हथियाने आ रहे हैं। और 1764 में युद्ध होता है। किसका? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच होता है? अंग्रेज़ों, मीर जाफ़र प्लस मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के मध्य युद्ध होता है। और अंग्रेज इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा देते हैं और बक्सर का युद्ध जो है वो जीत जाते हैं। अपनी शक्ति में इतनी वृद्धि करते हैं कि जहां 1757 के पास सिर्फ 5,000 की सेना थी और 1764 आते आते इनकी शक्ति में इतनी वृद्धि होती है कि इन तीनों की, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं बिना किसी के विश्वासघात से। और इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल अधिकार जो होते हैं वो अंग्रेजों को मिल जाते हैं। अर्थात ये वहाँ कर ले सकते हैं, वहाँ कानून बना सकते हैं और वहाँ के प्रशासन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये पहला मौका था बक्सर के युद्ध के बाद, जब इतने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होता है और वो पहली बार जो है व्यापार के अलावा प्रशासन का स्वाद चखते हैं। भाई किस प्रकार चलाया जाता है, टैक्स लेते हैं, राज करने की लालसा जो है उनके मन में जागृत होती है। और भारत के साम्राज्य, भारत के गुलाम होने की तरफ ये कदम जो है वो मील का पत्थर होता है और भारत की गुलामी की दास्तां यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा शुरू होती है। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या होते हैं। अंग्रेज जो है भारत पर शासन करते हैं और शासन करने के लिए नए नए एक्ट और कानून बनाते हैं। तो इन एक्ट और कानून जो होते हैं इन्हें हम अगली क्लास में जो है वो पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये बनाते हैं, क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखें, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपके सवाल हो या सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन दबाना है और शेयर करना है ताकि आपको इतने ही अच्छे वीडियोज़ जो हैं और लाभदायक वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।